आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे सभी श्रोताओं और विशेषकर जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का विषय है भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए इसे डिकोड करते हैं। संविधान में ये जो राष्ट्रपति का पद है, ये कॉन्सेप्ट आखिर आया कहाँ से? देखो, इस विषय की गहराई में जाने के लिए ना इसका ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर हम संविधान का भाग 5 देखें, जिसे द यूनियन या संघ कहा जाता है, उसमें आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक का वर्णन है। और इसमें राष्ट्रपति से जुड़े मुख्य अनुच्छेद 52 से 62 तक आते हैं, राइट? एग्जैक्टली। अब संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के सिस्टम्स को देखा और फाइनली ब्रिटेन और अमेरिका दोनों का एक बेहतरीन मिक्सचर तैयार किया। वो कैसे? ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है जहां राजा या रानी होते हैं, लेकिन वो पद वंशानुगत है, मतलब राजा का बेटा ही अगला राजा बनेगा। हेरेडिटरी है। दूसरी तरफ अमेरिका है जहां राष्ट्रपति असली बॉस है, सारी एग्जीक्यूटिव पावर उसी के पास है। लेकिन भारत ने तो बीच का रास्ता चुना ना? बिल्कुल, भारत एक रिपब्लिक है, यानी गणतंत्र। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे देश का मुखिया किसी परिवार से नहीं आएगा, बल्कि वो चुना जाएगा, वो इलेक्टेड होगा। ये तुलना सच में पूरे ढांचे को समझने में मदद करती है। और यहीं से आर्टिकल 52 की बात आती है। आर्टिकल 52 बहुत ही सीधा है। ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब ये पद एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं रह सकता। सही बात है। और वो हेड ऑफ द स्टेट और भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। लेकिन कंफ्यूजन थोड़ा आर्टिकल 53 में पैदा होता है, एग्जीक्यूटिव पावर को लेकर। हाँ, इसके अनुसार संघ की सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। मूल स्रोत में इसे एक बहुत ही शानदार दादाजी वाले उदाहरण से समझाया गया है। अरे हाँ, वो दादाजी वाला एग्जाम्पल। मान लीजिए राष्ट्रपति घर के दादाजी की तरह है। घर में जब भी कोई शादी का कार्ड छपेगा तो सबसे ऊपर नाम दादाजी का ही होगा, सम्मान उन्हीं को मिलेगा, जिसे संविधान की भाषा में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव या डी ज्यूरे हेड कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब बात आती है कि घर में नई कार कौन सी आएगी तो फैसले पापा लेते हैं। यहाँ पापा का मतलब है प्रधानमंत्री जी, और उनका मंत्रिमंडल, यानी रियल एग्जीक्यूटिव। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि संवैधानिक दृष्टि से प्रमुख राष्ट्रपति ही हैं, भले ही सारे असली काम पीएम करते हो। एग्जैक्टली। घर के इन दादाजी को चुनेगा कौन? क्या आम जनता वोट डालती है? नहीं, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। आर्टिकल 54 निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज की बात करता है, मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव। हाँ, इसमें एक वीआईपी लिस्ट होती है। इसमें केवल इलेक्टेड यानी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। सिर्फ इलेक्टेड? बिल्कुल। इसके 3 हिस्से हैं। पहला, संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और तीसरा, दिल्ली, पुडुचेरी और भविष्य में जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और यहीं पर आईएएस प्री 2013 का वो ट्रिकी सवाल आता है ना कि कौन शामिल नहीं है। एग्जैक्टली। ये बहुत बड़ा ट्रैप है। संसद के जो मनोनीत या नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं वो इसमें वोट नहीं डालते, क्योंकि उन्हें खुद राष्ट्रपति ने चुना है, तो बायस हो सकता है। सही कहा। और विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी वोट नहीं डालते, क्योंकि हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो समरूपता बिगड़ जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को याद रखने की एक बहुत मस्त ट्रिक दी गई है सोर्स में। कौन सी? आर्टिकल 54 को हिंदी में 54 पढ़ें। 54 का साउंड मैच करता है चुनना से। अरे वाह! और चुनेगा कौन? वही चुनेगा जो खुद इलेक्टेड है। ये मेमोरी ट्रिक एग्जाम हॉल के प्रेशर में बहुत काम आएगी। इसके बाद आता है आर्टिकल 55, मैनर ऑफ इलेक्शन। इसका नाम बहुत भारी भरकम है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन है बहुत लॉजिकल। ये आयरलैंड से लिया गया है। इसमें ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता ना? नहीं, इसमें बैलेट पेपर पर प्रेफरेंस यानी 1, 2, 3 ऐसे प्राथमिकता देनी होती है। जीतने के लिए 50% प्लस एक वोट का कोटा चाहिए। और एक फैक्ट ये भी है कि सभी विधायकों के वोट की वैल्यू बराबर नहीं होती। ये राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। जैसे यूपी के एमएलए की वैल्यू 208 है और सिक्किम की सिर्फ 7, ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। Here's where it gets really interesting. यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि विजेता को सिर्फ सबसे ज्यादा वोट न मिले, बल्कि आधे से ज्यादा यानी 50% से अधिक वोट मिले। इसे कोटा कहते हैं। इसमें हर वोटर
सिर्फ एक उम्मीदवार को नहीं चुनता, बल्कि अपनी पसंद के हिसाब से रैंक देता है। मेरी पहली पसंद ये, दूसरी ये और तीसरी ये। अच्छा, तो प्राथमिकता के आधार पर वोटिंग होती है। हाँ। तो हमने ये तो समझ लिया कि राष्ट्रपति को चुनता कौन है और कैसे, लेकिन इस पद के लिए खड़ा कौन हो सकता है? क्या कोई भी चुनाव लड़ सकता है या इसके लिए कुछ खास योग्यताएं हैं? अनुच्छेद 58 में 4 मुख्य योग्यताएं बताई गई हैं। पहली, वो भारत का नागरिक हो। दूसरी, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी, वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ध्यान रहे, सदस्य होना जरूरी नहीं, सिर्फ योग्य होना काफी है। और चौथी, वो किसी लाभ के पद पर ना हो। और क्या बस इतना ही? नहीं, एक और बड़ी शर्त है। उम्मीदवार के नाम को कम से कम 50 सांसदों या विधायकों का समर्थन मिलना चाहिए, जिन्हें प्रस्तावक कहते हैं, और 50 अन्य सांसद या विधायक उस नाम का अनुमोदन करें। यानी चुनाव लड़ने के लिए आपको पहले ही 100 चुने हुए प्रतिनिधियों का समर्थन चाहिए। ये इसलिए ताकि सिर्फ गंभीर उम्मीदवार ही मैदान में उतरें। समझ गया। अब मान लीजिए कोई जीत गया, तो उन्हें शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री। ये एक आम गलतफहमी है। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI दिलाते हैं, और अगर वो मौजूद नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज। ये कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक खूबसूरत संतुलन को दिखाता है, और उनकी शपथ भी खास होती है। वो संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण यानी संविधान की रक्षा करने और उसे बचाने की शपथ लेते हैं, जो बाकी मंत्रियों की शपथ से बहुत अलग और ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। तो उन्हें चुनना मुश्किल, योग्यताएं सख्त, शपथ भी सबसे बड़ी। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएं, अगर राष्ट्रपति खुद संविधान का उल्लंघन करने लगें, तो क्या उन्हें हटाने का भी कोई रास्ता है? बिल्कुल, और वो रास्ता शायद बनाने से भी ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए संविधान में एक ब्रह्मास्त्र है, महाभियोग, जिसे इम्पीचमेंट कहते हैं। इसका जिक्र अनुच्छेद 61 में है। ये प्रक्रिया हमने अमेरिका से ली है, लेकिन हमारी प्रक्रिया और भी ज्यादा सख्त है। इसका आधार क्या है और ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? आधार सिर्फ एक है, संविधान का अतिक्रमण। और प्रक्रिया ये है। पहला, संसद का कोई भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, आरोप लगा सकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है। उस नोटिस पर सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। फिर उस सदन में बहस होती है और प्रस्ताव को पास करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर एक सदन से पास हो गया तो दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है। इस जांच के दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का पूरा हक होता है, और अगर दूसरा सदन भी इसे 2/3 बहुमत से पास कर दे तो उसी पल से राष्ट्रपति को पद से हटावा मान लिया जाता है। ये तो वाकई बहुत मुश्किल है। लेक्चर में हटाने की प्रक्रिया में वोटिंग को लेकर एक बहुत दिलचस्प बात बताई गई है, जो चुनाव से बिल्कुल अलग है। हाँ, और यहीं पर एक बड़ा ट्विस्ट है। याद है चुनाव में कौन वोट देता है? सिर्फ चुने हुए MPs और MLA। लेकिन महाभियोग में संसद के सभी सदस्य वोट देते हैं, यानी चुने हुए भी और मनोनीत भी, और राज्यों के विधायकों का इसमें कोई रोल नहीं होता। ये तो विरोधाभास नहीं है? चुनाव में आप मनोनीत सदस्यों को ये कहकर बाहर कर देते हैं कि वो राष्ट्रपति द्वारा चुने गए हैं, इसलिए पक्षपाती हो सकते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति को हटाने की बात आती है तो उन्हीं मनोनीत सदस्यों को वोट देने का अधिकार दे देते हैं। ये सवाल बहुत जायज है। इसके पीछे संविधान निर्माताओं की सोच ये हो सकती है कि राष्ट्रपति को हटाना एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, जिसमें संसद एक अदालत की तरह काम करती है, और संसद का हर सदस्य, चाहे वो चुना हुआ हो या मनोनीत, इसका हिस्सा है। साथ ही चूंकि राष्ट्रपति पूरे देश के प्रमुख हैं, उन्हें हटाने का फैसला सिर्फ केंद्रीय विधायिका यानी संसद को ही लेना चाहिए। राज्यों को इसमें शामिल करना प्रक्रिया को और जटिल बना देता। तो जैसा लेक्चर में बताया गया, एक ट्रिक याद रख सकते हैं। बनाते वक्त सब साथ थे, मतलब केंद्र और राज्य। हटाते वक्त सिर्फ केंद्र की भूमिका है। लेकिन अगर कुर्सी खाली हो जाए तो आर्टिकल 62 वैकेंसी की बात करता है। तुरंत उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। और अगर VP भी ना हो, जैसे 1969 में जाकिर हुसैन साहब के निधन के बाद हुआ था, तब VV गिरी ने इस्तीफा दे दिया था।
तो उस समय के CGI मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने पद संभाला था। ये व्यवस्था अधिकतम 6 महीने तक ही रह सकती है। 6 महीने में नए चुनाव जरूरी हैं। और वो पूरे 5 साल के लिए होंगे। अब हम उनकी शक्तियों पर आते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स। आर्टिकल 77 कहता है कि सब काम राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। लेकिन आर्टिकल 74 के तहत, जो 42वें और 44वें संशोधन के बाद आया, राष्ट्रपति PM की सलाह मानने के लिए बाध्य है, बाइंडिंग है। लेकिन नियुक्तियों में वो HR मैनेजर हैं। PM राज्यों के राज्यपाल जो कि आर्टिकल 155 है, अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76। और CAG UPSC चेयरमैन की नियुक्ति वही करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या है? आर्टिकल 85 के तहत संसद की मीटिंग बुलाना और लोकसभा भंग करना। और आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग, हाँ, इसे बुलाता राष्ट्रपति है लेकिन अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। ये MPPSC 2018 का PYQ है। लोग कंफ्यूज होकर राष्ट्रपति पे टिक लगा देते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट भी करते हैं आर्टिकल 80 के तहत। अब आते हैं उनके सबसे पावरफुल टूल पर, आर्टिकल 123 अध्यादेश या ऑर्डिनेंस। जब संसद बंद हो तो राष्ट्रपति का आदेश कानून बन जाता है। इसकी एक्सपायरी 6 हफ्ते होती है संसद खुलने के बाद। और इसकी ट्रिक बहुत फनी है, 1 2 3 कानून बना दीन। बहुत बढ़िया ट्रिक है। इसके अलावा आर्टिकल 111 है। यहीं पर राष्ट्रपति की असली ताकत दिखती है। अनुच्छेद 111 के तहत जब कोई बिल संसद से पास होकर राष्ट्रपति के पास आता है तो उनके पास 3 रास्ते होते हैं। या तो वो उस पर सहमति दे दें, या सहमति रोक लें, या बिल को एक बार फिर से विचार करने के लिए संसद को लौटा दें। लेकिन एक चौथा और सबसे दिलचस्प रास्ता भी है जिसे कहते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो मतलब जेब में रख लेना। बिल्कुल। हमारे संविधान में राष्ट्रपति के लिए बिल पर साइन करने की कोई समय सीमा तय नहीं है, तो राष्ट्रपति बिल पर ना हाँ कहते हैं ना, बस उसे अनिश्चित काल के लिए अपनी जेब में रख लेते हैं। और इसका एक क्लासिक उदाहरण 1986 में देखने को मिला था। ज्ञानी ज़ैल सिंह और राजीव गांधी सरकार का वो मशहूर किस्सा। वही, उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार एक भारतीय डाक संशोधन विधेयक लाई थी, जिसे लेकर बहुत विवाद था। आलोचकों का कहना था कि यह सरकार को लोगों की चिट्ठियां पढ़ने का अधिकार देकर प्रेस की आज़ादी पर हमला है। राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह सरकार के इस कदम से खुश नहीं थे, तो उन्होंने उस बिल पर ना हाँ कहा ना, बस उसे अपनी मेज पर रख लिया। वो बिल कभी कानून नहीं बन पाया। अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट से भी सजा मिल जाए तो आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्ति आती है। इसकी ट्रिक है 72 मतलब बेहतर, फांसी से जिंदगी बेहतर हो जाती है। इसके 5 प्रकार हैं जो मैच द फॉलोइंग में बहुत आते हैं। पहला है क्षमा यानी पार्डन, मतलब क्लीन चिट। दूसरा लघुकरण या कम्यूटेशन। इसमें सजा का नेचर बदलते हैं, जैसे फांसी को उम्र कैद कर देना। तीसरा है परिहार या रेमिशन। इसमें नेचर वही रहता है, बस टाइम कम कर देते हैं, 5 साल से 2 साल। चौथा विराम या रिस्पाइट है। ये स्पेशल केसेस में होता है, जैसे गर्भवती महिला या विकलांगता के केस में सजा कम करना। और 5वां प्रविलंबन यानी रिप्रीव। ये फांसी पर टेम्पररी स्टे लगाना होता है। अब आते हैं संविधान के सुरक्षा कवच पर, भाग 18 इमरजेंसी पावर्स। ये जर्मनी से प्रेरित है। इसे याद रखने का +4 रूल या NSM है, नेशन स्टेट मनी। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, युद्ध, भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर लगता है। इसमें एक फैक्ट है, 1978 की 44वें संशोधन से आंतरिक अशांति शब्द हटाकर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया, जो 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने इस्तेमाल किया था। अब तक ये 3 बार लगा है, 62, 71 और 75 में। +4 करो तो आर्टिकल 356 आता है, प्रेसिडेंट्स रूल। ये राज्यों में लगता है। और फिर +4 करो तो आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक भारत में कभी नहीं लगी। इसमें IAS प्री का एक PYQ है। आपातकाल में आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 यानी जीवन का अधिकार कभी सस्पेंड नहीं होते। ये सब देखकर एक बात साफ है कि राष्ट्रपति सिर्फ रबर स्टैंप नहीं है, वो एक स्लीपिंग जायंट हैं। संकट के समय वो महाशक्ति बन जाते हैं। बिल्कुल। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।